नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग संजीवनी टीवी के ऊपर। और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगले सप्ताह यानी कि 9 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक, सोमवार से शुक्रवार तक का शेयर बाजार कैसा रहेगा। पिछले वीक जब हमने सुभाष जी से बात करी थी और 1 फरवरी से 6 फरवरी तक की जो रेंज ली थी, उस रेंज को बजट वाले दिन तोड़ दिया। उस दिन फिर हमने बजट वाले दिन भी शाम को सुभाष जी से बात करी, सुभाष जी ने फिर बताया। और फिर उसके बाद ट्रंप और जो मोदी जी की बातचीत हुई और इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई, उसमें भी रेंज इधर से उधर निकल गई। लेकिन जब अभी क्लोज हुआ है फ्राइडे को, तो आप देखेंगे उसी रेंज पे क्लोज है जो सुभाष जी ने दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों दिन रेंज बाहर निकल गई, क्योंकि सुभाष जी हमेशा कहते हैं कि जब हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, कोई भी रेंज शेयर करते हैं, तो वो पूरे वीक की रेंज होती है और हमें नहीं पता कि नेक्स्ट वीक में क्या ऐसे घटनाएं घट जाएंगी अप्रत्याशित, जिसकी वजह से मार्केट इधर का उधर जा सकता है। तभी कहा जाता है कि आप जब भी कोई भी ट्रेड करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार से, अपने प्लानर से सलाह अवश्य लेकर करें। तो ये एक नया अभी ताजा आपने देखा कि एक ही हफ्ते के अंदर 2 दिन मार्केट इतना बुरी तरह से ऊपर नीचे हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए अब सुभाष जी से हम समझते हैं कि नेक्स्ट वीक जो 9 फरवरी से 13 फरवरी है, कैसा मार्केट रहने वाला है। और जो ये अप्रत्याशित मूव आया, और लेकिन बजट वाले दिन देखें बहुत तगड़ी गिरावट आई, तब भी हम लोगों ने बात करी, तब ये हुआ कि ये मौका है, अपॉर्चुनिटीज है, जब ऐसी गिरावट आए तो हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद जब यूएस और ट्रंप की डील हुई, तब भी आपने देखा कि मार्केट कितना तेजी से खुला, लेकिन मार्केट उसके बाद अभी तेजी पे ठहर नहीं पाया, धीरे धीरे करके फिर नीचे आ गया। तो ये सब समझना है सुभाष जी से कि आखिर नेक्स्ट वीक कैसा माहौल रहने वाला है, कि ऐसे ही साइड रेंज बनती चलेगी या कुछ एक तरफ को मूव दिखाई देंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देखते हैं। देखिए, जो वीक रहा है, बहुत सारी इवेंट्स हो गए। पहले इंडिया यूरोपियन का एग्रीमेंट, फिर बजट, और फिर इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट। तो सही मायने में फॉर्मल एग्रीमेंट तो 15 मार्च के आसपास होगा। और अभी आज ही फ्रेम जैसे बोलते हैं ना, फ्रेमवर्क, वो जी एक निकल के आया है, वो छोटा एग्रीमेंट जिसे हम बोल दें जी तो है। उसके हिसाब से थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आई है कि किन किन आइटम्स में कवर होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, है नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका एग्रीमेंट का बता देता हूँ, क्योंकि पीछे कह रहे थे कि एग्रीकल्चर कवर है, डेयरी आइटम कवर है, तो उसमें ना मोटे मोटे आइटम चीजें नहीं है जी। जैसे राइस, वीट, ये इन पे ड्यूटी लगेगी, ये उसमें कवर नहीं है कि भाई ये एग्रीकल्चर आइटम। और जैसे वो हेडलाइन में तो दे देते हैं इवन एग्री एंड ये डेयरी आइटम भी उसमें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब उसमें थोड़ी सी डिटेल को अंडरस्टैंड करते हो तो एक्सक्लूसिव बहुत सारे आइटम है जो उस पर डिटेल नहीं लगेगा। और दूसरी सी प्रकार जैसे आप चाइना के साथ देखें, पीयर कंपनीज के अंदर, एक मिनट कोई नोक कर रहा है, जरा मैं एक मिनट। जी 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 बिल्कुल, देख लीजिए एक बार। तो सुभाष जी चूंकि दिल्ली में नहीं है, सुभाष जी बाहर हैं, तो इसी वजह से आज हम इस कार्यक्रम को लेट भी कर रहे हैं। और बट सुभाष जी आप देखते हैं कितना कंसिस्टेंट है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं गया, मुझे याद ही नहीं आता, याद क्या मतलब हुआ ही नहीं है कि कभी भी वीकली जो इनका प्रोग्राम है वो मिस हुआ हो। हाँ, लेट जरूर हुआ हो सकता है, बट मिस नहीं हुआ है। जी सुभाष जी। हाँ जी। तो देखिए, जो चाइना के ऊपर अभी तक 35% लग रहा है, और वो पहले हमारे ऊपर 50% था, तो हमें डिसएडवांटेज में थे। अब हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो 18% है। इसी प्रकार बांग्लादेश और वियतनाम पे पहले 20% था, हम पर 50 था, अब हम पे 18% टैरिफ हो गया, तो हम कंपटीशन में बेटर हो गए। इसी प्रकार इंडोनेशिया पे 19% है और हम पे अभी भी 18% है, हम बेटर हैं। मतलब पीयर ग्रुप से हम बेटर हैं, एक तो ये चीज है।
और दूसरा ये है कि देखिए जी मिल्क, चीज, बटर है ना, योगर्ट, इन पे एक्सक्लूड है। जो वहां से ये कोई भी आइटम आएंगे इन पर टैरिफ लगेगा। अमेरिकन जी। इलेक्ट्रिकल तो व्हीकल्स, तो भाई साहब ये क्या क्लैरिटी आ गई है कि वहां से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क वगैरह है, बटर वगैरह, वो भी यहाँ आएंगे हाँ, या ये उनको भी इतनी बैन इनका रखा जो गया है? फ्रेमवर्क है ना, फाइनल जी। एग्रीमेंट नहीं आया, कुछ क्लैरिटी चाहिए। तो जैसे ओके। एक्सक्लूजन में अमेरिकन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इस पे नॉर्मल टैरिफ लगेगा, कोई हम्म। एग्जम्प्ट नहीं है। लेकिन इनकी जो मोटरसाइकिल थी ना डेविडसन की, वो हार्ले डेविडसन। वो फ्री है ना? जी तो वो एग्जम्प्ट कर दिया है। जी। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये हम्म। कवर नहीं है। जो वाइड रेंज ऑफ सेंसिटिव एग्रीकल्चर, डेयरी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेपल्स सच एज मेज, राइस, व्हीट, मिलेट्स, soybean and dairy items जी like milk, cheese, butter, and yogurt. Concession also exclude poultry, meat, and ethanol, tobacco, and many fruit, vegetables, spices such as banana, citrus fruits, potatoes, beans, mushrooms, and dried chilies, all of which remain potential under India's existing import regime. तो राइट। ये क्लियर हो गया। जी। आज इनकी जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर एग्जम्प्ट कर दिया है एग्जाम्पल। अंडर दी तो सुभाष जी एक एक चीज फ्रेमवर्क। मुझे बताइए, दो चीजें पूछनी, बल्कि जैसे मान लीजिए कि जो अमेरिकन जो काऊ हैं या बफेलो हैं, यानी कि गाय भैंस हैं, तो उनको ये जो उनसे जो दूध आएगा, तो उनको तो कहा जाता है उनको फीडिंग में ये लोग मीट वगैरह सर्व करते हैं, मांस खिलाते हैं ताकि दूध ज्यादा आए। तो क्या जो हमारे पास अब दूध आएगा वो प्योर वेजिटेरियन नहीं रह जाएगा, मांसाहारी दूध आ जाएगा? नहीं, वो एक सवाल। उसको कवर नहीं किया, मतलब वो अच्छा, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वो वो। एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये मतलब दूध ठीक है, वगैरह, दूध दही ये कवर नहीं किया कवर नहीं, है ठीक है। ना? अब दूसरा, ये जिस तरह से मान लीजिए बाकी सब्जियां और ये सब चीजें आएंगी, तो जो यहाँ किसान उगाते हैं सब्जियां और दालें, तो वो भी क्या नहीं नहीं, वो दालें वगैरह नहीं कवर किया। नहीं कवर किया है? ओके हाँ, ओके, ये वेरी गुड। एक्सक्लूजन में है। ये ठीक है। मैं जो कवर किया है वो देख लीजिए। जी All industrial goods and broad basket of American agriculture products including dried distilleries grains, हम्म। red soya bean, red sorghum for जी animal feeds, tree nuts, fresh and processed fruits, soybean हम्म। oil, wine and spirits, and additional item, ये सब कवर है, ये मतलब सब ये कवर है। टैक्स फ्री हो गया। ओके। तो भाई साहब ऐसी सिचुएशन में अगर हम मार्केट की बात करें, तो जैसे मार्केट देखे, बजट वाले दिन खूब गिरावट आई, एसटीटी के कारण आई। अब जब ये ट्रम्प वाला जो डील हुआ, तो इसके बाद मार्केट में खूब तेजी आई, लेकिन इसके बावजूद मार्केट संभल क्यों नहीं रहा है? क्यों मार्केट में देखिए गिरावट ऐसा चल है, रही है, और क्या अभी कारण है? देखिए क्रूड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं क्योंकि जी ईरान और यूएस का अभी प्रॉब्लम चल रही जी। है ना? तो वो वहां पे भी मतलब तो ये अभी क्रूड के प्राइसेस थोड़े ऊपर हैं। हम्म। एक तो ये नेगेटिव है। दूसरा जो है, आईटी इंडस्ट्री में काफी नेगेटिव रहा है। आईटी इंडस्ट्री हमारी 6.5-7% डाउन बिग डाउन है। है, और ये डिफेंस है, ये 5.2% डाउन है। जी। पीएसयू बैंक 1.6% डाउन है। ये रियल एस्टेट कैपिटल मार्केट के स्टॉक 0.8% बढ़ा हुआ है, रियल एस्टेट 7% बढ़ा हुआ है, इंफ्रा, एनर्जी, ऑयल एंड गैस 3 से 5% बढ़ा हुआ हम्म। है नहीं? और एफआई जी की इस बार फिगर पॉजिटिव है इस वीक की, जी। 2646 करोड़ से एफपीआई ने माल परचेज किया है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 2892 करोड़ से माल परचेज किया है। हमारा रुपी जो है 90 रुपी 66 पैसा क्लोज हुआ है, जो जनवरी 30 को 91 रुपी 99 पैसा था, तो उससे काफी स्ट्रोंग हो गया है। तो ये स्ट्रांग हो गया। पॉजिटिव है नहीं? बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। सारी चीजें पॉजिटिव है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं। और मैं आपको बता देता हूं, जैसे लाइक
हमारा जो जेम्स एंड डायमंड्स विल एन्जॉय ज़ीरो ड्यूटी। हम या ओके। एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उसके हुँ, ऊपर जेनेटिक फार्मा ज़ीरो ड्यूटी। ठीक है। एयरक्राफ्ट पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स, एलिमेंट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स एंड इंडियन सिल्क प्रोडक्ट्स वुड आल्सो सी ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस इन द यूएस मार्केट। ये बहुत हुँ, पॉजिटिव है जी, है नहीं? बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल 18% ठीक। और चीज़ों पे ये ज़ीरो ड्यूटी में आ रहे हैं। हाँ। तो सुभाष जी एक चीज़ और मतलब बड़ी चर्चा है, मतलब ये मुझे भी कई बार लगता है, इसको थोड़ा-सा आप और एक्सप्लेन करिए कि भई हम 50% से 18% पे आ गए, इस पे हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं क्या जो हम लोग शुरू में बात करते हैं कि भई जो ट्रम्प जो है बड़ा हार्ड नेगोशिएटर है, पहले उसने ड्यूटी हमारे ऊपर बढ़ा के लगा दी, अब उसके बाद घटा के 18% कर दी, तो हमें एक तरफ से रिलीफ भी मिल रहा है कि भैया देखो ड्यूटी हमारी कितनी कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमसे वो ड्यूटी ले तो रहा है। नहीं देखो, रविंद्र जी पूरे वर्ल्ड से ले रहा है। उसने जी, यूरोप तक को नहीं छोड़ा, अपने जी, दोस्तों को नहीं छोड़ा, तो अब जी। उसमें कुछ नहीं कर सकते, है नहीं? ओके। आप ये देखो पीयर कंट्रीज़ के साथ मैंने जैसे बताया बांग्लादेश, हाँ, बिल्कुल भई वो कोई वियतनाम, 19% है, है कोई नहीं? 20% है, कोई इंडोनेशिया, 21%, उससे तो हम चाइना कम हैं, इन बिल्कुल सबसे ठीक है। हमारा कम है नहीं? तो बिल्कुल, वो ये हमें देखना पड़ता है। राइट। तो अब सुभाष जी एक चीज़ और बताएँ, जैसे भी हम और चीज़ों में जाते हैं मैं और थोड़ा-सा समझना चाहता हूँ कि सुभाष जी लाइट चली गई या कुछ हो गया और आपका सिग्नल नहीं आ रहा, देखते हैं जब तक सुभाष जी आ जाएँगे शायद तब हम लोग बात कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि कितनी ज़्यादा मार्केट में गिरावट आई। अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब 2800 के आस-पास जो है ना सेंसेक्स गिरा था। तब जब बजट आया था और उसके बाद जब इनका ट्रम्प का यूएस और उसकी डील हुई थी, रात में हमने प्रोग्राम भी किया था और उसमें बताया था कि भाई सुबह मार्केट रॉकेट बन सकता है, तो उस दिन मार्केट रॉकेट वाकई में बना, मतलब खुलते ही 26,000 भी पार कर गया था निफ्टी, हालांकि उसके बाद तुरंत ही वो धीरे धीरे करके नीचे आ गया, पहले ही कैंडल में 5 मिनट में नीचे आ गया था। सुभाष जी आप आ चुके हैं, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा 1 मिनट जी, अच्छा, अभी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। जी, हाँ, चलिए। तो आप सुभाष जी एक तो देखिए ये हम लोग अभी बात कर ही रहे थे, उससे पहले एक चीज़ और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि आप हाँ। लगातार पिछले कई सप्ताह से बात कर रहे थे कि भैया गोल्ड और सिल्वर वाले कॉशियस रहें, ये कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब गिरेगा तो किसी को संभलने नहीं देगा, मतलब 35-40% तक गिर जाएगा और आई थिंक सिल्वर 4 लाख तक गया था और उसके बाद पौने 3 लाख तक नीचे आ गया था या उससे और कम हाँ, आया। नहीं अब 2,49,499 का रेट है सिल्वर का, गोल्ड का 1,55,050। जी। हाँ तो जी। तो ये यानी कि ये कितने परसेंट गिर गया? 4 चौको 16 ये मतलब वही 4,15,000 35-40% तक ही गिर चला गया? गया था, है ना? हाँ, तो ये 40% के करीब गिर गया। 40% बिल्कुल। तो अब सुभाष जी आज की तारीख में अगर हम देखें तो आने वाला भी फ्यूचर गोल्ड और इसका कितना ब्राइट है सिल्वर का? देखिए गोल्ड और सिल्वर है, सिल्वर का है ज़्यादा वाइब्रेंट है, इसके अंदर मतलब काफ़ी ऊपर-नीचे हो रहा है, गोल्ड कंपैरेटिवली स्टेबल है ना? तो ओके, सिल्वर के अंदर जैसे 4,15,000 के फिर सवा 2 लाख आ गया था, अब फिर 249 है, ऊपर में 270-75 चला गया था, फिर नीचे आ गया। ये अभी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे काफ़ी हो रहा है, क्योंकि सट्टे में क्या होता है कि सट्टे वाले का प्रेडिक्शन नहीं होता। वो अपने हुँ, हिसाब से मार्केट को कम बत्ती करता है। इसमें हुँ, सिर्फ़ हम एक ही काम कर सकते हैं कि सिल्वर के अंदर पोज़ीशन लें, तो हम मान के चलें कि ऊपर-नीचे काफ़ी हो सकता है, तो ट्रेंड के हिसाब से काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर अ, यदि सेफ्टी के एंगल से देखें तो 2 लाख के ऊपर सेफ है परचेज़ करना और 3 लाख पर अभी फ़िलहाल के हिसाब से लगता है कि वहाँ पे माइनस किया जा सकता है। लेकिन ये माइनस है किया। कि अवॉइड करें इसको, अब फिर भी बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल सही बात प्रेडिक्टेबल है, जो नहीं है। चीज़ सट्टे में फँसी हुई है उसमें क्यों घुसना? हाँ जी, नए ठीक है। फँसने की ज़रूरत नहीं है और निकलने हाँ। के लिए बेटर है।
निकलना बेटर है। अब सुभाष जी, थोड़ा सा मार्केट के विषय में थोड़ा सा और मैं समझना चाहता हूं, ताकि दर्शक भी समझे कि आखिर आखिर मतलब जैसे प्लस भी आपने बताया, माइनस भी बताए बड़े सारे, ऐसी सिचुएशन में भी मार्केट की स्थिति क्या बनेगी? क्या अभी ये जो साइड रेंज चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे चलता रहेगा, या किस तरह के सेंटीमेंट्स अभी मार्केट को मिले कि ये 26,000 पार करे? देखो, बजट मैंने जैसे बताया था, पहले भी बताया था कि बजट सही है। जी। और आज भी अश्विनी वैष्णव की स्टेटमेंट है कि यहाँ पे एआई और सर्वर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लग रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आ रही है। 70 बिलियन यूएस डॉलर ऑलरेडी कमिटेड है। 200 बिलियन दे आर एक्सपेक्टिंग। उससे तो काफ़ी जॉब मिलेगी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रहेगा, क्योंकि 2047 तक टैक्स हॉलीडे है। ऐसी कंपनियों को, ऐसी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और जैसे बजट सही है, डील हो गई है यूएस और इंडिया की और यूरोप की और बहुत सारी कंट्रीज से भी हमने पहले भी डील की है, डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट किया है हमारी। और लॉन्ग टर्म में मार्केट, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी सही लग रही है। अभी आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर जीडीपी उन्होंने अप ट्रेंड किया है। तो और हालांकि रेट तो हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई घटाएंगे, तो रेट तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा लिक्विडिटी को एड्रेस नहीं किया। इन केस ऑफ नीड लिक्विडिटी हम प्रोवाइड कर देंगे, ये तो उन्होंने कहा है आरबीआई ने, आरबीआई के गवर्नर ने। और बोरोइंग, इंडिया गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ा दी है, वो 17 लाख करोड़ है, वो थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन कुल मिला के आरबीआई पॉलिसी पॉजिटिव है, बजट पॉजिटिव है, दोनों ट्रेड पॉलिसी हुई है, ये दोनों यूरोप यूनियन और यूएसए से दोनों पॉजिटिव है। फाइनल फॉर्मल एग्रीमेंट 15 मार्च तक आएगा। यदि कोई नथिंग एब्सोल्युटली कोई बड़ी चीज नहीं होती है तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। और इकोनॉमी के अंदर एफडीआई आएगी तो मार्केट तेज रहने की उम्मीद है लॉन्ग टर्म में। और अभी नेक्स्ट वीक भी मैं थोड़ा सा बेटर ही दे रहा हूँ, आपको कहो तो मैं दे देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल दे दीजिए एक बार रेंज। तो निफ्टी दर्शक वेट बहुत 25,654 में करते हैं क्लोज हुआ था, तो जी। निफ्टी 25,400 से 26,200 की रेंज है। निफ्टी 25,400 मंडे को से, मार्केट बेटर ही खुलेगा। अच्छा, निफ्टी उम्मीद है 25,400 से, बेटर गैप डाउन गैप अप खुलेगा, तो ओके। हाँ 25,800 के आसपास मेरे ख्याल खुलना चाहिए। अच्छा, और रेंज आप दे रहे हैं 25,400 से लेके 26,200। 200 और तो ये जो निफ्टी गैप बैंक अप की जो आप उम्मीद कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी में, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। है नहीं। बजट अच्छा है, एक्सेप्ट एसटीटी बढ़ा दी है। ये हमारा जैसे एनमी वगैरह है, और ये रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी, तो इसमें देखो कंसिडरेशन हो सकता है कि वो मान लें, है नहीं। ओके। और दूसरी बात यह है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, वो भी नथिंग नेगेटिव, बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं है लेकिन नथिंग नेगेटिव। और आपका ये ट्रेड डील हुए हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। एफडीआई उम्मीद है जैसे 200 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई आ सकती है, और ट्रेड बढ़ेगा इंडिया का, और इंडस्ट्रियां और ये सब लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च होगा, तो इकोनॉमी में तेजी पकड़ेगी। और नेक्स्ट वीक जैसे मैंने बताया कि 26,200 तक मार्केट जा सकता है, 25,400 बॉटम में रहना चाहिए। निफ्टी बैंक 60,121 क्लोज हुआ था, तो नीचे के अंदर 59,300 और 61,000 ऊपर में, है नहीं। बैंकिंग, प्राइवेट बैंक के स्टॉक तेजी में थे पिछली वीक, सिर्फ पीएसयू बैंक थोड़े से कम थे, है नहीं। और यूएस के अंदर भी मार्केट जैसे डो जोन्स और S&P 500 बढ़े हुए हैं, नैस्डैक थोड़ा सा नीचे है, डो जोन्स 4% से ऊपर बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है नहीं। तो अच्छा सुभाष जी, एक और बात बताइए, जैसे S&P आपने 500 बताया 1.3% बढ़ा हुआ है पिछले जी। वीक,
और ये अपना डो जोन्स 4.3% पे है, 50,000 को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है इन्होंने। ओके। हाँ जी। सुभाष जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो पीएसयूज हैं, इसमें गिरावट देखने को मिली है, तो जबकि पीएसयू बैंक काफी मजबूत चल रहे थे, तो इस बार इसमें गिरावट क्यों दिखाई दे रही है? और फ्यूचर पीएसयू बैंक का क्या है? जैसे एक दो सरकारी बैंक भी जो है मर्जर होने वाले हैं उनका। मतलब देखिए, ज़्यादा कोई डाउन नहीं है। कुल मिला के बैंक मतलब देखो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं है। रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है, जिन बैंकों के रिज़ल्ट्स थोड़े से ढीले थे, वो डाउन रहे हैं, और जिनके प्राइवेट बैंक के रिज़ल्ट बेटर थे, वो ऊपर रहे हैं। वो प्राइवेट बैंक में भी 1-2 बैंक नीचे हैं, बाकी सारे बैंक ऊपर हैं, काफ़ी बैंक ऊपर हैं। तो ये ओके। रिज़ल्ट के जो उसका इम्पैक्ट है, रिजल्ट जो है टोटलिटी में थर्ड क्वार्टर का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बेटर रहेंगे, वो मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसका भी ट्रिगर नहीं बन पा रहा है। तो इसकी हम्म। वजह से भी मार्केट जो है ऊपर नहीं पकड़ पा रहा, है ना? हम्म। जी, ठीक है। अच्छा सुभाष जी, एक और और प्रश्न है। तो निफ्टी बैंक मैंने ले लो 59,300 से 61,000। 59,300 से 61,000 आपने दे दिया है निफ्टी बैंक का, हाँ और जी। आपने 25,400 से लेके 26,200 दे दिया है निफ्टी का, और आप हाँ जी, हाँ एक्सपेक्ट जी। कर रहे हैं कि मंडे को जो मार्केट है वो गैप अप खुलेगा, राइट? हाँ, 100 पॉइंट बेटर रहना चाहिए। जी। अब मतलब सुभाष जी 25,694 से हम्म 25,800 तक खुलना चाहिए। 25,000, 25,000 कितने से कहाँ से? 25,800 के आसपास खुलना चाहिए। 25,800 के आसपास खुलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी, एक प्रश्न है, बड़ा कॉमन प्रश्न है, और बड़े सारे लोग आजकल इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, जो मीडियोकर रेंज में है, जो 50,000 से लाख रुपए महीने कमाता है, तो वो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करे जिससे उसको अगले 5 साल 10 साल में उसको 50,000 से लाख रुपए महीना आने लग जाए? ऐसा देखिए, कुछ होता है, कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है शेयर ऐसा मार्केट है, में? ये मतलब वो 15-16% की निफ्टी में, ईटीएफ में या एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दे, या निफ्टी में भी कर दे, निफ्टी ईटीएफ में, तो हुँ। मेरे ख्याल 15-16% की वो एक्सपेक्ट कर सकता है। रिटर्न उस पे आ जानी चाहिए, क्योंकि ओके। 16% की रिटर्न हमारी हाँ, लास्ट निफ्टी निफ्टी 46 की आपने ईयर का बताई थी यदि हम देख 1980 रहे से हैं, लेके अब तो तक। उसमें 16% प्लस की रिटर्न आ रही है। तो जी, जी, प्लस जी। डिविडेंड, तो हुँ, 1.5% डिविडेंड है, तो कुल मिला के 17.5% की वो उम्मीद कर सकते हैं। यदि वो, ओके। और नहीं तो पीएमएस में डाल दे, या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दे, तो वहाँ पे कम बत्ती रिटर्न हो सकती है। जी। एक्टिव फंड में डाले जो हुँ। कि, तो उसमें 25, 26, 27% तक भी रिटर्न आ सकती है, और नीचे भी हो सकता है। दोनों ही बातें हैं, लेकिन ज़्यादा दोनों ही उम्मीद बातें, है। बिल्कुल। अब इसमें सुभाष जी, जैसे मान लीजिए जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी बड़े तरह के हैं। म्यूचुअल फंड लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, डेट वाले भी हैं, और भी शायद कई सारे होते होंगे। गोल्ड के भी आजकल शायद आ गए हैं, गोल्ड सिल्वर के भी, और भी दुनिया जहाँ के होंगे। तो उसमें से म्यूचुअल फंड अगर किसी को चूज़ करना हो, तो बेस्ट अगर 3 ऑप्शंस हैं, तो वो कौन से ऑप्शंस में मतलब जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल मल्टी कैप फंड के अंदर वो इन्वेस्ट करें, लार्ज, स्मॉल और मीडियम। क्योंकि लार्ज ओके। सेफ है, और मीडियम और स्मॉल ये थोड़ा ग्रोथ के लिए बेटर है। तो हुँ। जो ये म्यूचुअल फंड है, जो या पीएमएस जो मैनेज करते हैं, वो रिसर्च बेस्ड मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 75 से 80% उनकी एस्टिमेट सही होते हैं। और हुँ। लार्ज में उसमें चांसेस 90% बेटर होने के होते हैं। वहाँ रिटर्न थोड़ी कम आती है, यहाँ रिटर्न बेटर आ सकती है। कुल मिला के एक बड़े पोर्टफोलियो में वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया जाए, तो रिटर्न भी आ जाती है और रिस्क को भी कम किया जा सकता है। रिस्क लेकिन को भी कम गारंटी किया किसी जाए। चीज़ की नहीं है। बिल्कुल सही बात है, शेयर मार्केट गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है, और ये अभी हमने 2 दिनों में देखा है, बजट वाले दिन और ये यूएस इंडिया ट्रेड वाले दिन। एक और सुभाष जी बात मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन अब वो मैं
नेक्स्ट वीक पूछूंगा, क्योंकि समय अब हो रहा है और मार्केट जिस तरह की है। आपने 2-3 चीजें कही हैं जो मैं दर्शकों के लिए रिपीट करना चाहता हूं। एक तो आपने बताया कि भाई सोने चांदी से बेहतर है अभी बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। चांदी अगर 2 लाख रुपए के आसपास आती है तो खरीदने के चांसेस ठीक रहेंगे, और 3 लाख तक जाती है तो उसे बेचना ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी अगर उससे मतलब बच ये के मैं चला जाए तो टेक्निकल के बेहतर है। हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जी। टेक्निकल के हिसाब से ये वो माइंड को जो स्टडी करते हैं ना, भाई 2 लाख के ऊपर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर देगा और 3 लाख पर सेलिंग करेगा। अभी जो टेक्निकली बनता है, जी। वो भी सेफ साइड के अंदर, है नहीं? जी। तो मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप 2 लाख पर हाँ। परचेज़ करें और 3 लाख पर बेचें। लेकिन नहीं, नहीं, बिल्कुल टेक्निकल के आपने पहले हिसाब कहा से कि आप और हाँ। थोड़ा-सा फंडामेंटल को भी देखते हुए कि 2 लाख पर हुँ। बाइंग बनती है और 3 लाख पर जी। सेलिंग बनती है। सेलिंग मत है। आपने तो पहले ही कहा है कि भैया इससे तो दूर ही रहो तो अच्छा है, और वैसे भी आप हाँ इस जी। प्रोग्राम में या हम बिल्कुल भी कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करते हैं कि कुछ खरीदो या बेचो, जो भी करना है आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही करें। तो सुभाष जी, थैंक आपका यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम दर्शकों को काफ़ी पसंद आने वाला है, और दर्शकों से भी उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है, तो आप लोग लाइक तो करते ही करते हैं, अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखा करें, और इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, क्योंकि हमारा जो मकसद है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने का, तो उसमें आप हमारी मुहिम में आप साथ हो सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो मुझे फ़ॉलो करते हैं।